अब ये देखते हैं ये क्या होते हैं। उल्का एक छोटा कण, साधारणतः एक बालू के कण से भी छोटा कण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, उसे उल्का कहते हैं। छोटे छोटे अंतरिक्ष में कुछ कण टाइप के होते हैं, अब वो कहाँ से आते हैं, इट इज स्टिल द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। छोटा कण साधारणतया एक बालू के कण से भी छोटा, जो सूर्य के चारों ओर, क्योंकि उस ऑर्बिट में जब वो आता है तो वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे उल्का कहते हैं। चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें अंतरिक्ष में देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? ऑलरेडी डिस्टेंस इतना है तो देख नहीं पा सकते। परंतु जब कभी पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर आ जाते हैं, लेकिन क्या है, पृथ्वी के ऑर्बिट से ये कई बार पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके अंदर आ जाते हैं, तो घर्षण के कारण काफी गर्म हो जाते हैं। फलस्वरूप एक तीव्र चमक चमक के साथ इनका अंत हो जाता है। जब ये अर्थ की एक्सिस में एंटर कर जाते हैं तो, और जब उसके साथ टकराते हैं तो इनका जो बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है और ये उसी हीट के साथ खत्म हो जाते हैं। इनकी तीव्र चमक के कारण इन्हें दागने वाले तारे, शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। उल्का पिंड, ये तो थे सिर्फ उल्का। अब उल्का पिंड, मीटेराइट्स, ये कुछ बड़े आकार एवं पत्थर जैसे टुकड़ों वाले उल्का हैं। इनका शेप क्या, वो तो बालू के कण जैसे थे, ये बड़े हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाते तथा पृथ्वी पर गिरकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं या पृथ्वी के भीतर घुस जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी ये जो साइंटिस्ट हैं जैसे नासा वगैरह के, कभी कभी क्या करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कोई उल्का पिंड जो है पृथ्वी से टकराने वाला है, और फिर बहुत सारी उसके साथ र्यूमर्स आ जाती हैं कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है, और ये है सो एंड सो कि यहाँ टकराएगी, वो पृथ्वी बस्ट हो जाएगी, लाइक दैट। तो अब ये उल्का पिंड क्या है, ये अंतरिक्ष में ये रिवॉल्व करते हैं और कभी कभी पृथ्वी के जो है वायुमंडल में आते हैं, उससे टकराते हैं, और उसके बाद क्या है, पृथ्वी के अंदर घुस के बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, या फिर पृथ्वी के भीतर घुस जाते हैं, धंस जाते हैं। कई बार फिर वो किसी माउंटेन के रूप में वहां पे रह जाते हैं, या इस टाइप से वो एक परमानेंट अपना स्पेस बना लेते हैं। केपलर के नियम, केपलर के लॉज क्या हैं? केपलर के लॉज जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम हमारे एस्ट्रोलॉजी के में हम उनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। एक बार मैं बस पढ़ देती हूँ, क्योंकि इतना यूज हम एस्ट्रोलॉजिकल उनका नहीं करते हैं। जिन नियमों के अधीन ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनकी खोज जॉन केपलर ने 1517 टू 1630 में की थी। जो नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा आपको याद है क्या होती है? आप में से कोई बताइए, ये दीर्घ वृत्ताकार से क्या मतलब है, जल्दी से। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? आप लोग बड़ा, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बड़ा। बड़ा। और वृत्ताकार मतलब गोलाकार। सर्क्यूलर। अब वृत्ताकार है लेकिन दीर्घ है, दैट मीन्स कि नॉट पर्टिकुलरली सर्क्यूलर, पूरा गोल नहीं, एक तरफ से बड़ा, ठीक है। हम उसको ओवल कह सकते हैं, ओवल टाइप का कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दीर्घ वृत्ताकार। प्रत्येक ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार, जब हमने ऋतुएं पढ़ी थी तब देखा था कि अगर वृत्ताकार होता पृथ्वी का ऑर्बिट या बाकी ग्रहों का भी ऑर्बिट, तो क्या था, ऋतुएं नहीं बनती फिर, या तो बिल्कुल सेम अपोजिट जो है वो वेदर होता, एक तरफ एक्सट्रीम हीट, दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोल्ड, अलग अलग जो ऋतुएं हैं वो नहीं आती।
जब पृथ्वी टिल्ट करती है उसको ओवल होने के कारण उसी से ऋतुएं जो हैं वो आती हैं। प्रत्येक ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करता है तथा सूर्य इसके नाभि पर होता है। केपलर ने ये साबित किया कि सूर्य सन इज इन द फोकस, सेंटर में है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सेकेंड है, सूर्य और ग्रह को मिलाने से जो रेखा बनती है वह बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। सूर्य और ग्रह को जो रेखा मिलाती है वो एक एक पर्टिकुलर टाइम में उस क्षेत्रफल को बराबर ही पार्ट्स करती है उसके। ग्रहों की सावाधिक समयों के वर्ग आपस में वही अनुपात रखते हैं जो उसकी सौर्य से उस औसत दूरी के घन का अनुपात होता है। देखिए, जो सौरमंडल है इतना सिस्टमैटिक है, हर चीज कुछ भी ऐसे ही नहीं है, रैंडमली कुछ भी नहीं है वहां पे, हर चीज लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है। अब देखिए, सूर्य की ग्रहों की सर्वाधिक समयों के वर्ग आपस में वही अनुपात रखते हैं, उनका जो रेशो है वो सिमिलर है। प्लैनेट्स का जो रेशो है सूर्य से, उसका उनकी सूर्य से औसत दूरी के घन का अनुपात होता है। सूर्य से उनकी जो एवरेज डिस्टेंस है उसका अनुपात और वर्गों का जो समय है उनका अनुपात सेम होता है। अब हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, सप्ताह के दिनों के में नामकरण की योजना। हमारे वीकली जो डेज हैं उनका नाम जो है वो किस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हम सौरमंडल के सीक्वेंस की बात करें तो सूर्य के बाद सबसे पहले कौन से ग्रह आते हैं, बताइए जल्दी से, उनको क्या बोलते हैं? बुध और शुक्र जो सबसे नजदीक है जी, और दो है ना, बुध और शुक्र नजदीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी बुध है, फिर और शुक्र, इनको क्या बोलते हैं? इंटरनल प्लैनेट्स बोलते हैं। इंटरनल प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह। जी। ठीक है, और जो और पृथ्वी के बाहर हैं ऑर्बिट के, उनको क्या कहते हैं? वो एक्सटर्नल हो गए। एक्सटर्नल बाह्य ग्रह। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं आपको पता है। अब अगर हम इनका सीक्वेंस देखें तो क्या होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एंड सो ऑन। तो फिर हमारे वीक के जो नाम हैं वो इसी सीक्वेंस पे क्यों नहीं है? ठीक है, अगर सूर्य की तरफ से चलें, हम सूर्य को सेंटर मान के, हम हेड मान के चलते हैं, सूर्य के बाद आना चाहिए बुध, फिर आना चाहिए शुक्र, बुधवार आना चाहिए संडे के बाद, फिर फ्राइडे आना चाहिए, आफ्टर दैट पृथ्वी को हम सूर्य मान लें तो संडे उसके बाद होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन ऐसी सीक्वेंस नहीं है, वो क्यों नहीं है हम देखते हैं। भारतीय ज्योतिष में दिन एवं रात को 24 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, दिन भी बराबर 24 घंटे, 12 घंटे दिन और रात, जिन्हें होरा कहते हैं। एक होरा 1 घंटे के बराबर होता है। दिन का नाम उस दिन के प्रथम होरा के स्वामी के आधार पर रखा गया है। पर्टिकुलर जो डे है उसका नाम, जो सबसे पहली होरा होती है उसका जो स्वामी होता है उसके नाम पे दिन का नाम रखा जाता है। होरा के स्वामी ग्रहों के आधार पर है। होरा के सभी स्वामी कौन से हैं? उनके स्वामी ग्रह हैं। अब ये सिद्धांत देखते हैं, पद्धति देखते हैं, और ये आपको बड़े डिटेल में मिलेगी श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित सूर्य सिद्धांत की टीका, दूसरा अध्याय। इन्होंने एक श्लोक 31 श्लोक लिखा है, उसमें है मंदा मरेज भूपुत्र सूर्य शुक्रेन्दु जेन्दवः परिभ्रमन्त्य घोध्यतस्तासिद्ध विद्याधरा घनाः। इनके अनुसार पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रहों का परिभ्रमण कक्षा इस क्रम में है: शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध एवं
चंद्रमा। एक वृत्त में इन ग्रहों को हम इसी क्रम में लिख सकते हैं। देखते हैं अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो। ये देखिए, एक वृत्त में अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, सूर्य है, इधर शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, फिर इधर से देखें तो शनि है, गुरु है, मंगल है। तो एक वृत्त में इन ग्रहों को इस प्रकार रख सकते हैं। यह क्रम वास्तव में इन ग्रहों के अवरोही, नक्षत्र अविदित तथा कोणीय गति के आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब एसेंडिंग ऑर्डर। इनमें शनि सबसे मंद गति का ग्रह तथा चंद्रमा सबसे तेज है। अगर हम रविवार से प्रारंभ करें, रविवार को पहली होरा अर्थात सूर्य की होगी, दूसरी शुक्र की। देखिए इसके अनुसार, ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। तो पहली होरा सूर्य की है। मैडम इसका जूम नहीं हो सकता, थोड़ा सा छोटा है, इससे बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जूम अब ठीक है जी, अब कुछ सही हुआ। तो ये देखिए, पहली होरा सूर्य की, दूसरी शुक्र की, फिर बुध की, फिर चंद्रमा की, उसके बाद शनि की, गुरु की, मंगल की। तो ये सातों होरा इस तरह से आ गई। अब ये 7 होरा जो है वो अभी पूरा डे कवर नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो अब फिर से क्या होगा, इनका रिपीटिशन होगा, ये फिर रिपीट होंगी। 7वीं होरा जब मंगल की होगी, उसके बाद फिर से 8वीं होरा आएगी, वो सूर्य की होगी। फिर से वही क्रम होगा, सूर्य की होगी, फिर शुक्र की होगी, फिर बुध की होगी, फिर चंद्रमा की होगी। तो इस तरह से ये इस मोशन में फिर से रिपीट होगी। और ये जब खत्म होगी उसके बाद फिर से रिपीटेशन होगा। 15वीं होरा फिर से सूर्य की आएगी, उसके बाद 22वीं होरा फिर सूर्य की होगी, 23वीं शुक्र की, 24वीं बुध की तथा 25वीं होरा। अब 24 होरा ही होंगी ना दिन में, उससे एक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो अब जो 25वीं होरा आएगी जिस भी प्लैनेट की, अगला जो डे है 25वीं होरा फर्स्ट डे आएगी, सेकंड डे की फर्स्ट होरा होगी 25वीं। तो जिस भी प्लैनेट की होगी वही अगला दिन होगा। अब हम आप काउंट कर लीजिए, सूर्य से शुरू करके आप देखिए रिपीट करके 25वीं होरा किसकी आ रही है। आप चाहें तो इस टेबल को भी देख सकते हैं। ये सेकंड डे से है, 25वीं होरा आ रही है चंद्र की। आप लोगों ने काउंट किया? अगेन एंड अगेन रिपीट करिए इस क्रम में, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल। 24 होरा कहां तक खत्म हो रही है, किस पे खत्म हो रही है? हैव यू काउंटेड? अरे भाई प्लीज आंसर यस और नो एटलीस्ट। बुध पे खत्म हो रही है ना फर्स्ट। तो बुध के बाद आ गई सेकेंड डे की चंद्रमा, ठीक है।
अब चंद्रमा से अगर हम फिर से 25वीं होरा पे आते हैं तो ये कहाँ पे खत्म हो रही है? मंगल। मंगल पे खत्म हो रही है। तो मंगल पे खत्म नहीं हो रही, ये बृहस्पति पे खत्म हो रही है। 25वीं होरा जो है वो मंगल की आ रही है, isn't it? 24वीं होरा पे खत्म होगा ना डे, तो वो बृहस्पति की है। चंद्रमा से शुरू करें तो 24वीं होरा बृहस्पति की और 25वीं होरा मंगल की आ रही है। तो नेक्स्ट डे की फर्स्ट होरा जब मंगल की है तो वो मंगलवार हो गया। अगर हम अगले डे पे चलते हैं, फिर से इसी क्रम को दोहराते हैं, मंगल से हम काउंट करते हैं, मंगल की पहली हो रहा है और उसको हम जब फिर से सर्कुलेट करते हैं तो नेक्स्ट होरा जो है वो कहाँ खत्म हो रही है? शुक्र पे खत्म होगी। 24वीं होरा शुक्र की आएगी तो 25वीं होरा जो है वो बुध की आएगी। ठीक है, आप काउंट करते रहिए, सीक्वेंस आपको मिलता रहेगा। इसी तरह जब हम आगे आते रहेंगे तो सीक्वेंटली गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा और फिर से सूर्य का रविवार आएगा। क्या आपको ये क्लियर है? इज इट ओके? बताइए भाई। हाँ जी हाँ जी चलिए। इज इट ओके टू ऑल? बाकी सभी क्लास में हैं या नहीं हैं? यस। ठीक है, समझ आ गया। डेज जो हैं वो किस तरह से उनको नामकरण दिया गया है होरा के अकॉर्डिंगली। 24 होरा सूर्य से शुरू होती है और ये जो सीक्वेंस है ये आप याद रखिए, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल एंड देन अगेन सूर्य। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जब भी 24वीं होरा जो है वो उस डे की लास्ट हो रहा है, 25वीं होरा इज द फर्स्ट होरा ऑफ द नेक्स्ट डे। और 25वीं होरा के अकॉर्डिंगली ही जो प्लेनेट होता है उसी प्लेनेट पे उस डे का नाम होता है। इतना सा बस इसकी थ्योरी है। अब देखिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देख रहे हैं ग्रह वक्री। वक्री ग्रह से आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वक्री ग्रह किस तरह से चलता है? ग्रह की जो ऑर्बिट में चाल है वो दो तरह की होती है। वो कौन कौन सी होती है? बताइए भाई, आप आंसर दिया करिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि नोबडी इज इन द क्लास और मैं अकेले ही बोलती हूँ। ये तो उसकी सामान्य गति होती है, मार्गी गति होती है, वक्री गति होती है। जी, ग्रह की गति होती है, सामान्य गति से चलते हैं, दैट इज ऑल मार्गी। ठीक है, सेम मार्गी मतलब नॉर्मल चल रहा है ग्रह। और एक होती है वक्री। वक्र का मतलब नॉर्मली अगर हम एज पर हिंदी वर्ड देखें तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो हम वक्री वर्ड को यूज करते हैं दैट इज अपोजिट, उल्टा। ठीक है, उल्टे के लिए हम इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोग्रेड
प्लैनेट्स। तो कई बार आपने सुना होगा कि ये ग्रह जो है वो वक्री है, तो उससे क्या मतलब है? अक्सर ज्योतिष में ये कहा जाता है जब ग्रह अपनी चाल से उल्टा चलने लगता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्रह कभी उल्टा चलता नहीं है, सिर्फ आभासीय प्रक्रिया है, आभास होता है उसके उल्टा चलने के, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है। और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और राहु एंड केतु हमेशा वक्री चलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी गति से चलते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, वक्री चाल से चलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रहों के वक्रत्व से क्या आशय है। आकाश में सभी ग्रह सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की तरफ भ्रमण करते हैं, ये भी सापेक्षीय है। वो पश्चिम से पूर्व की तरफ भ्रमणशील हैं, परंतु कभी कभी यह विपरीत स्थिति में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलायमान दिखते हैं, चलते नहीं हैं हम, क्योंकि हम सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है? सन है। हम पृथ्वी से जब उन ग्रहों को देखते हैं तो कई बार जब वो सूर्य की एक्सिस से दूर जाते हैं तो वो विपरीत दिशा में चलते हुए, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति को हम ग्रहों की वक्री स्थिति कहते हैं। वास्तव में सभी ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा करने का मार्ग एक ही है। मार्ग एक ही है मतलब एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते, एक ही तरफ घूमते हैं। पर पृथ्वी से देखने पर कुछ ग्रह कभी कभी वक्री दिखाई देते हैं। वक्र का अर्थ क्या है? ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ है उल्टा या विपरीत। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और क्यों नहीं होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। और राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं, कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। ग्रहों का वक्रत्व वास्तव में एक आभासी घटना है। सत्य तो यह है कि कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता है। सूर्य से दूरी के आधार पर प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षा में गति समान नहीं होती है। जितनी जिस ग्रह की सूर्य से दूरी है उनकी गति उसी के हिसाब से होती है। जो सूर्य के नजदीक हैं उनकी गति ज्यादा है। आपने अभी हमने सौरमंडल में पढ़ा कि वो एक जो उनका परिक्रमा की अवधि है वो बहुत कम है, और जितने जितने ग्रह दूर होते गए सूर्य से उनके एक परिक्रमा की अवधि जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि उनका ऑर्बिट भी बड़ा होता गया। उतनी ही अब एक बॉल है, उसके अगर छोटा सा एक सर्कल बनाएंगे उसके बिल्कुल साथ में, वो छोटा बनेगा, उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा। और सर्कल दूर बनाएंगे बड़ा सा सर्कल, उसका डायमीटर बड़ा होगा तो उसका सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। जब सर्कल बड़ा होगा और उस सर्कल पे कोई ग्रह घूमेगा तो उसकी गति अपने आप ही, उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? संपात, संपात काल, वो बढ़ जाएगा। तो सूर्य की से दूरी के आधार पर प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षा में गति समान नहीं होती है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो शीघ्रगामी होता है और सूर्य से दूर होता है, और जब सूर्य से दूर होता है तो वो दूर मंदगामी होता है। सूर्य के निकट होता है तो शीघ्रगामी होता है, सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति अपने आप ही स्लो हो जाती है, ऑर्बिट उतना ही बड़ा हो जाता है। सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया, केपलर का नियम भी है ये, कि सूर्य जो है वो सेंटर में है और बाकी के ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, और सभी ग्रह एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि मंगल इस डायरेक्शन में जाए और बृहस्पति अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। सभी ग्रह एक ही डायरेक्शन में जो है परिभ्रमण कर रहे हैं।
और अपनी अपनी कक्षा में ही परिभ्रमण कर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अतः सूर्य कभी भी वक्री नहीं होता। सूर्य, आप एक बड़ा कॉमन सी चीज है, सूर्य को हमने क्या देखा है कि सूर्य इज इन द फोकस, इन द सेंटर, एंड सूर्य इज स्टेबल। सूर्य तो स्थिर है ना, तो वो परिक्रमा कैसे करेगा, तो वो वक्री कैसे होगा। अतः सूर्य कभी भी वक्री नहीं होता। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की गति, और चंद्रमा क्यों वक्री नहीं होता, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, इसलिए चंद्रमा भी कभी वक्री स्थिति में नहीं होता है। इस वक्रत्व का विचार आंतरिक और बाह्य डिग्रीज होती हैं। इतने डिग्री सूर्य से आगे है। आप ये देख लीजिए, किसी कुंडली में बुध जो है वो 28 डिग्री आगे है, तो वो जो है वो वक्री होगा, और शुक्र जो है 48 डिग्री से आगे जाता है तो वो वक्री हो जाता है। ऐसे ही सभी ग्रहों की अलग अलग जो है वो दूरी जो है वो निश्चित है, वो इतनी दूरी पे सूर्य से जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। आगे देखिए, बाह्य ग्रह नहीं, सूर्य, स्टेबल का कह रहा हूँ मैडम, स्टेबल कैसे पता चलता है? स्टेबल का कहीं पता आता है, कोई इंडिकेशन कहीं हम हाँ, पता कर सकते हैं? बुक्स में आपको टेबल ये मिल जाती है, उसमें होती है, आपकी बुक में भी होगी, इस वाली बुक में नहीं है। अगर आपको मैं बाद में ढूंढ के दे दूंगी, इतना तो। देवयानी जी आवाज आ रही है? जी गुरुजी आ रही है। जय गणपति की। जय गणपति के गुरुजी। वेद प्रकाश जी, आपको स्टेबल ग्रह देखना हो तो उसके आगे पीछे के ग्रह स्पष्ट देखो। आपके पास एफएमरी पंचांग होता है या निर्णय सागर पंचांग, जो भी पंचांग यूज करते हो, आप उस समय देखो कि ग्रह अपनी गति नहीं बढ़ा रहा है। अगर ग्रह मान लो 7 डिग्री 28 अंश और 6 कला पर है तो 2-3 दिन तक लगातार उतने ही कला पर बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर स्टेबल है। और ऐसी स्थिति जब आप ग्रह स्पष्ट पढ़ोगे अभी तो आपको देखने को मिल जाएगी। जी गुरुदेव। कंटिन्यू क्लास मैडम। कितना देर का रह गया आपका? अब बस थोड़ा सा ही रह गया गुरुजी। हाँ तो ठीक है, 2-3 मिनट और ले लो, फिर आप मेरे को फिर मैथ पढ़ाऊंगा। जी जी। तो वैसे भाव से भी देखते हैं, बाह्य ग्रह सूर्य से 5वें 6ठे 7वें 8वें घर में 120 से 240 डिग्री तक वक्री हो जाते हैं। इस जो वक्री है ग्रह, कैसे वक्री जो है आभास होता है, उसको हम इससे देख सकते हैं। जैसे दो ट्रेन्स का एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रेन्स पैरेलल रूट पे जा रही हैं, एक की गति तेज है और एक जो है वो धीमी है। तो अगर आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो तेज चल रही है, तो वो जो धीमी गति वाली जो पीछे रह जाएगी वो आपको उल्टी दिशा में जाती हुई नजर आएगी। आपने कभी पॉइंट आउट किया है, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, आप कोई स्टेबल चीजें देख लीजिए, स्थिर चीजें देखिए, प्लांट है, घर है, बिल्डिंग्स हैं, आप ट्रेन में जाएंगे तो वो उल्टी दिशा में जाती हुई नजर आती हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है ये चीज? जी जी। तो यही जो है प्लैनेट्स के साथ होता है। जो प्लैनेट्स तीव्र गति से स्लो प्लैनेट को छोड़ के आगे जा रहा है, तो और जो प्लैनेट एक बार स्टेबल नजर आ रहा है, कुछ देर के लिए जब वो स्टेबल होता है, और तो उसके बाद वो उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देने लगता है। उसका आभास ऐसे होता है कि वो उल्टी दिशा में जा रहा है। आंतरिक ग्रहों का सांपातिक काल बाहरी ग्रहों के सांपातिक काल से काफी कम होता है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, हमने सौर मंडल पढ़ा कि उनका जो रिवॉल्यूशनरी टाइम है बाहर वाले जो ग्रह हैं उनसे काफी कम होता है। सांपातिक काल मतलब सूर्य की परिक्रमा का एक परिक्रमा का टाइम। बुध की सूर्य से अधिकतम दूरी 28 डिग्री और शुक्र की 47 डिग्री है। सांपातिक काल कम होने की वजह से ये ग्रह तीव्र गति से सूर्य से आगे निकल जाते हैं। इनका जो गति है वो तेज है, तो ये जल्दी जल्दी, आपने देखा होगा अक्सर बुध जो है वो रेट्रोग्रेड होता है, तो इसीलिए क्योंकि ये जल्दी जल्दी जो है वो सूर्य के जो इनकी अपनी सीमा रेखा है उससे
आगे सूर्य की जो एक निर्धारित दूरी है उससे आगे निकल जाते हैं और ये रेट्रो हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी का संपात काल मंगल की अपेक्षा कम है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है और मंगल 686 दिनों में। यानी पृथ्वी की परिक्रमा गति मंगल की अपेक्षा तीव्र है अथवा अतः मंगल अपनी कक्षा में पीछे की ओर चलायमान दिखता है, जो उसकी वक्री गति कहलाती है। तो ये वक्री का वो है, इसमें जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आगे आप जब ये मैथ्स की आपकी क्लास होगी विद कैलकुलेशंस उसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना आपको जानना जरूरी है कि ग्रह वक्री कब दिखाई देते। अपने ऑर्बिट में जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे जाता है ग्रह, तो उस टाइम पे वो जो है वक्री दिखाई देने लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे बाह्य ग्रहों का वक्री होना। इसमें हम गुरु के वक्री होने का उदाहरण लेते हैं। गुरु सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में करता है और पृथ्वी 1 वर्ष में। गुरु की कोणीय गति पृथ्वी से 12वां भाग हुई। गुरु की जो गति है वो 12 टाइम्स पृथ्वी से कम है। हम गुरु को स्थिर मानकर पृथ्वी को इससे संबंधित गति रिलेटिव मोशन में चलता हुआ देखते हैं। अब सूर्य जो है वो केंद्र में है, इसके पार वृत्ताकार मार्ग पृथ्वी का है। यहाँ पे फोटो है जो शेयर नहीं हो रही, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए। ये सूर्य सेंटर में है, फिर पृथ्वी का ऑर्बिट है, उसके बाद गुरु का ऑर्बिट है। गुरु और पृथ्वी एक ही दिशा में चलायमान है, एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं और भचक्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो भोगांश है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब प्रेक्षक जो है, दर्शक जो है, देखने वाला जो है, वो पृथ्वी पर एक एक्सिस पे खड़ा है और जब वो गुरु को देखता है तो गुरु के भोगांश जितने होते हैं, जो बिल्कुल जब सेंटर में होता है, गुरु और पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में है, ठीक है, तो गुरु के भोगांश, जब गुरु चलायमान हुआ उस डायरेक्शन में, तो गुरु के भोगांश कम होने लगे, भोगांश अधिक हो रहे हैं, उसके भोगांश बढ़ रहे हैं। और एक स्थिति आती है जब वो स्पर्श रेखा, क्योंकि पृथ्वी छोटा ग्रह है और बृहस्पति बड़ा है, तो एक आता है कि वो स्पर्श रेखा पृथ्वी को स्पर्श करते हुए दूसरी तरफ भचक्र पे चली जाती है रेखा, और उस टाइम पे जो है उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है और ग्रह जो है वो वक्री दिखाई देता है। और इस दूरी पे सूर्य और गुरु के भोगांश का अंतर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, विपरीत होगा। इस समय गुरु वक्रत्व के मध्य में होते हैं। इससे यह पता चलता है कि बाह्य जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो भी वक्री होते हैं और जब पृथ्वी के समीप होते हैं, सूर्य से दूर हैं, पृथ्वी के समीप आते हैं तो वो वक्री होते हैं। तो ये है वक्री ग्रह का। इसके भी जो डायग्राम्स हैं, अगर आपके पास नहीं है